पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक मुतवाज़न बजट बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। फिस्कल डेफिसिट को भी काबू में रखना होता है, आपकी एक्सटर्नल साइड के ऊपर भी दबाव चल रहा होता है, लेकिन साथ आप ये भी चाहते हैं कि ग्रोथ भी हो, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हों और लोगों को रोज़गार भी मिले। सारी चीज़ें बेक वक्त हासिल करना आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर जब आपकी एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दबाव ऐसे हों कि आप IMF के प्रोग्राम में हो, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो, रिजर्व पूरे करने के लिए आप दोस्त मुल्कों से पैसे मांगते हो, उसमें ग्रोथ काफ़ी जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। लेकिन बहरहाल ये बजट के अंदर हम सारी आस उम्मीद लगा के बैठे होते हैं और अगले साल की पूरी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट अपनी कौम के सामने रखती है कि ये हमारा प्लान है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये ग्रोथ होगी, ये अखराजात होंगे, इतना इन्फ्लेशन होगा, ये आमदन है और इस तरीके से हम नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए पैदा करेंगे। तो आज जो पेश किया गया आइंदा साल का बजट वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उनके सामने भी ये सारे चैलेंजेस ऐसे ही हैं जैसे मैंने अभी बयान किए। इससे वो रास्ता कैसे निकालेंगे उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। औरंगज़ेब साहब बहुत शुक्रिया आप मेरे हो रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, मेरी 30-35 साल सारी इसी काम में गुजरे हैं, ये बजट कवरेज करते हुए, और मुझे कोई भी साल ऐसा नहीं लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर बड़ा आसानी से आके खुशी खुशी बताए कि इस दफ़ा वसाइल बढ़े हैं। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या? जी मलिक साहब, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू जॉइन यू दिस इवनिंग। देखिए, जिस तरह मैंने बजट की तकरीर शुरू की और जिस तरह उसका मतन था, द थॉट प्रोसेस वाज वेरी सिंपल कि पहले हम सिर्फ जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिसका हम सब इतराफ़ करते हैं कि वो स्टेबिलिटी आ चुकी है, एंड देन वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। आई थिंक उसमें ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात होती है, क्योंकि नदीम मलिक साहब, जैसे आपने अभी कहा कि आप 35 साल से ये देख रहे हैं, मैं इस जॉब में आने से पहले 6.5-7 साल एक बड़ा बैंक चला कर आया हूँ। वहाँ भी मैं प्राइवेट सेक्टर में भी ये देखते आया हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द व्हाट एंड वाई, क्योंकि अभी भी हर तरह की पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं। इट्स ऑलवेज द हाउ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज हम कर नहीं पाए ना। तो उसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो कहना बड़ा आसान है, उनको करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैंने जो जिक्र किया, जो टैक्सेशन साइड पे हो रहा है, एनर्जी साइड पे हो रहा है, SOE साइड पे हो रहा है, और उसमें ये भी एक चीज़ जहाँ हम अपनी अचीवमेंट की बात करते हैं उसमें कोई इशू नहीं है कि हम ये भी कहें कि जहाँ हमने प्राइवेटाइजेशन साइड पे एक बड़ा अच्छा एक इकदाम लिया था, वो उसमें हम नहीं उसमें कामयाब हुए। बट नाउ अंडर मोहम्मद अली साहब वी आर गोइंग देयर विद अ रिन्यूड विगर। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों की बुनियाद रखें, क्योंकि आज का जो बजट, जो मैंने पहले कहीं भी कहा था किसी तकरीब में, कि इट हैज़ टू गिव अ लिटिल बिट मोर देन द मैथ अराउंड इट। और इसलिए मैं अब नंबरों का बात भी नहीं करूँगा, अभी मैं 2.25 घंटे नंबरों की बात करके आया हूँ। तो लेट्स फोकस ऑन द क्वालिटेटिव डिस्कशन एंड द स्ट्रेटेजिक डिस्कशन कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। और अगर हम बार बार ये कहते हैं कि IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो अगर हम ये रिफॉर्म्स करेंगे एंड टू एड्रेस आर एंड ब्रिंग परमानेंस इनटू व्हाट हैज़ हैपेंड लास्ट ईयर, क्योंकि जैसे आपने भी जिक्र किया, इतनी देर से देख रहे हैं, द ट्विन डेफिसिट्स हैव बीन द बेन ऑफ आवर कंट्री, बोथ ऑन द फिस्कल साइड एंड देन ऑन द करंट अकाउंट साइड। तो उसमें पायदारी कैसे लानी है, उसमें परमानेंस कैसे लानी है, तो उस सिलसिले में बाकी चीज़ों की तो मैं पहले बात कर चुका हूँ। आज जो टैरिफ रिफॉर्म की बात हुई है और इस पे बहुत एक डिस्कशन भी रही है उसमें, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो कमेटी है उसको मैं चेयर करूं, उसमें सारे वज़रा मौजूद होंगे, प्राइवेट सेक्टर से हम लोगों को बुलाएंगे ताकि हम इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर कर सकें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम कहीं से शुरू नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं पहुँच सकेंगे। तो आज का जो ये बजट था, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, अदर दैन जो भी चीज़ें हमने वहाँ कहीं, इज़ इसेंशली टू से कि इस एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है। बिकॉज कौन सी ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसका आप क्रेडिट लेना चाहेंगे कि मैंने आज इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बुनियाद रख दी? देखिए, बुनियाद तो पहले रखी जा चुकी है, इसीलिए मैंने आज जो कुछ चीज़ें जो हमने टैक्सेशन साइड पे की, जो FBR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि वो जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज इट्स वन थिंग टू से कि हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, जिसके बेसिस पे हमें
इनिशियल रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, जिसका मैंने तकरीर में जिक्र किया, एंड दिस आर रियल थिंग्स, दिस इज़ नॉट मेड अप थिंग्स। इसी तरह जो टैरिफ वाला है, कोई बड़े लोगों का व्यू था कि जी ये तो कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो देखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में सोचें तो हमारा तो रेवेन्यू लॉस है। अगर आई जस्ट थिंक थ्रू द फाइनेंस वर्टिकल कि अगर हम कस्टम ड्यूटी, ACD और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ कम करते हैं तो मुझे तो रेवेन्यू जो है उस साइड पे लॉस है। लेकिन हमने ये देखना है कि अगर हमने इस मुल्क में प्रोटेक्शन अगर ना ख़त्म की और अगर हमने वो इकदाम ना लिए जिसमें रॉ मटेरियल्स को और ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट गुड्स को हम उसमें जो है वो ये कम्पेटिटिवनेस ना ला सके, तो एक्सपोर्ट वाला जो एलिमेंट है बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आज एक वर्ल्ड बैंक की रेफरेंस दी है। मैंने उनसे पूछा, मैं उस वक्त सिंगापुर में मौजूद भी था जो 2008 और 18 के दरमियान, लेकिन ये उन्होंने मुझे ये कहा कि दिस इज़ लाइक एन ईस्ट एशिया मूवमेंट, कि जब ये टैरिफ रिफॉर्म शुरू हुई और ये जो मुल्क की कम्पेटिटिवनेस जो है वो बढ़ने का जो साउथ ईस्ट एशिया में जो उसका इकदाम किया, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे कहा कि यही बातें हो रही थी। और फिर मैंने देखा भी वहाँ सिंगापुर में रहकर कि बाकी जो मईशतें हैं उनमें वो कैसे अब उसकी आपने प्रोग्रेस हुई। स्टैंडर्डाइज्ड टैरिफ स्लैब्स कर दिए हैं, इसका इस साल में रेवेन्यू लॉस क्या आपका? देखिए, वो तो रेवेन्यू लॉस तो उसके मुख्तलिफ इकदाम उनकी नंबर्स बातें को हो देखते सकती हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि आप मैसिवली रेवेन्यू लूज कर रहे हैं। यू हैव जस्ट इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड रेवेन्यू टैरिफ स्लैब्स। नहीं, देखें, इसमें इनिशियली रेवेन्यू लॉस का तो एलिमेंट होगा, लेकिन बात ये नहीं है कि रेवेन्यू लॉस कितना है और कितना नहीं है। बात ये है कि हमने एक 5 साला मंसूबा दे दिया है, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, जो हमारा एक इशू रहा है अपार्ट फ्रॉम द ट्विन डेफिसिट एट्सेट्रा, वो इंडस्ट्री का भी यही रहा है और लोगों का भी यही रहा है कि एवरी बजट वी मेक द मैथ वर्क। तो दो चीज़ें हैं नदीम साहब जो मैं कहूँगा, और इसके जब वक्त मिलेगा आपके साथ और भी हम बैठ के बातें करेंगे कि जो स्ट्रक्चरल चीज़ें में चेंज आई है। सो टैक्स पॉलिसी ऑफिस ये आखिरी बजट है जो पॉलिसी ने बनाया FBR में बैठ के। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर द टैक्स पॉलिसी ऑफिस इज जो जनवरी में फरवरी में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, विल मूव अक्रॉस टू फाइनेंस डिवीजन। नॉट बिकॉज फाइनेंस और FBR में कोई फ़र्क है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इट गोइंग टू बी लेड बाय इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशंस, नॉट बिकॉज देखिए ये होता क्या रहा है। मैं अगर थोड़ा सा इसमें आपका 30 सेकेंड और लूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि ये हमने एट टाइम्स जब हम बूम एंड बस्ट साइकिल्स में गए, जब हमें FX प्रॉब्लम्स आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स आई, तो हमने कहा कि जी अच्छा इंपोर्ट्स को कर्व कर दें। तो इंपोर्ट्स को कम करने के लिए आपने ये ड्यूटीज़ लगा दी। तो उस वक्त तो ये स्टॉप गैप मेजर हो गया कि जी उससे इंपोर्ट नीचे आ जाएं ताकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक जगह करेक्ट हो जाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि मैं चूँकि फाइनेंस से खुद मेरा ताल्लुक़ है तो मैं इसलिए अपने आप को इसमें लेकर आता हूँ कि हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा रेवेन्यू मेजर है, इसको जारी रखें। जिस चीज़ के लिए हमने लगाई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को एड्रेस करें, दैट बिकेम अ स्ट्रक्चरल थिंग फॉर आवर रेवेन्यूज़। तो हमने नहीं सोचा कि इसकी आगे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी क्या फ़र्क पड़ेगा, कंपेटिटिवनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दिस टाइम अराउंड वी हैव नॉट थॉट अबाउट कि इसमें रेवेन्यू का कितना लॉस होगा, कितना नहीं होगा। दिस इज़ द राइट थिंग टू डू फॉर द कंट्री, एंड और हम इसको एक तरीके से 5 ईयर प्रोग्राम के तहत इसको लेके जाएंगे। जो मैंने आज बयान भी किया है उसकी डिटेल क्या होगी।